नमस्कार, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है देख रहे हैं शाम को 6 बजे वाली क्लास में। प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग चल रहे हैं कला से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको भी एक टॉपिक डेली हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक क्या होगा कि कला में नदियाँ क्या देखेंगे। कला के क्षेत्र में नदियाँ कौन-कौन सी कहाँ हैं और कौन से प्रश्न आते हैं नदी से संबंधित। जैसे भीमबेटका किस नदी किनारे है लिखुनिया, किस नदी किनारे मिर्जापुर, किस नदी किनारे होशंगाबाद, किस नदी किनारे। तो ऐसे प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न जो पूरा आपको 4 अंक देता है। ठीक, तो ऐसे प्रश्न जो है गलत नहीं होने चाहिए। लिहाजा प्रैक्टिस सेट के साथ हम आप लोगों को एक एक टॉपिक पे डेली जो है बता रहे हैं। 2-3 टॉपिक पिछला हो गया है। जो अभी तक न देखे हो जाके देख लें। जो सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक जरूर किया करिए आप सभी लोग। कमेंट में सभी लोग आंसर देना शुरू करो पहले प्रश्न का। एक कला जिसमें लोक कला की परिकल्पना या कल्पना की जाती है, रूप और अभिव्यक्ति पर जोर दिया जाता है, अक्सर बच्चे जैसे दिखती कौन सी कला कहलाती है। आदिम कला, प्रिंट बनाना, आर्ट डेको, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। लोक कला हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? लोक कला। राजस्थान लघु चित्रकला शैली की कोटा शैली ने किस विषय के चित्रण में विशिष्टता हासिल की है? व्यक्ति चित्र, पौराणिक कहानियां, राग रागनी, बारहमासा। कोटा शैली की विशेषता आपको बताना है। ठीक, क्या हो जाएगा? बारहमासा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? बारहमासा हो जाएगा। किशनगढ़ शैली अपने आरंभिक काल में इस किससे संबंधित थी? मेवाड़ शैली से, जयपुर शैली से, अलवर शैली से, मारवाड़ शैली से। तीसरे का सभी लोग आंसर दीजिए। जिसको आ रहा है पहले दीजिए, ना आ रहा हो तो मेरे बताने के बाद जरूर दीजिए। क्या हो जाएगा? मारवाड़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़। किशनगढ़ शैली अपने आरंभिक काल में किससे संबंधित थी? मारवाड़ से संबंधित थी। आगे चलिए। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? शिवदयाल, निहाल चंद, निसारदीन, मनोहर। तो इसका हो जाएगा मित्रों निहाल चंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निहाल चंद। निहाल चंद के साथ एक और प्रमुख कलाकार का नाम लिया जाता है। उसका अगर जिसको याद हो बताइए, नहीं तो एक दिन क्लास में कौन किस शैली का चित्रकार है वो सब बताएंगे आपको। ठीक, किशनगढ़ स्कूल में निहाल चंद किसके काल में दरबारी चित्रकार था? राज सिंह, सावंत सिंह, किशन सिंह, उदय सिंह। क्या हो जाएगा? सावंत सिंह था। कौन था? सावंत सिंह था। अली रजा, हसन रजा किस शैली के चित्रकार हैं? तो अली रजा प्रश्न एग्जाम वाले में आ जाता है। अली रजा, हसन रजा एक साथ पूछा भी जा सकता है। जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जयपुर शैली, कोटा शैली। छठवां का आंसर बताइए। अली रजा, हसन रजा जो है बीकानेर शैली के कलाकार हैं, चित्रकार हैं। अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला शैली रंगों के जीवंत और साहसिक उपयोग के लिए जानी जाती है। कौन सा शहर राजस्थानी लघु चित्रकला का प्रमुख केंद्र था? आपको बताना है कौन सा शहर राजस्थानी लघु चित्रकला का प्रमुख केंद्र था। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या उज्जैन। क्या था? जोधपुर था। जोधपुर शहर राजस्थानी लघु चित्रकला का प्रमुख केंद्र था। आगे चलिए। उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वार किस शैली से किसकी उपशैलियां हैं? हड़ौती की, ढूढ़ार की, मेवाड़ की, मारवाड़ की। आठवां, कहां से भाग रहा है यार। उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वार मेवाड़ की उपशैलियां हैं। ठीक, अगला, तस्वीर में दर्शाए गए राजस्थानी शैली के चित्र को पहचाने और साहबदीन द्वारा चित्रित है। इस साहबदीन द्वारा चित्रित है, इसकी पहचान करना है।
देख लीजिए आप लोग, एक ऊंट बना है, एक पुरुष है, एक स्त्री है, ऊंट पर बैठी है। चलिए आगे क्या जानना चाहता है। ये रागनी मारू, रागनी पट्टहंसिका, रागनी तोड़ी या राग हिंडोला, किससे संबंधित है यह चित्र? रागनी मारू से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस लघु चित्र शैली में दैदीप्यमान आभा युक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकारों के निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए गए हैं? मुगल शैली में, मध्य भारतीय शैली में, दक्कनी शैली में या राजस्थानी शैली में? ये सारी विशेषता राजस्थानी शैली की है। आकारों को निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए गए हैं क्या? रंग। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? मुल्क राज आनंद, रामगोपाल विजयवर्गीय, मोतीचंद खजांची या आनंद कुमार स्वामी? आनंद कुमार स्वामी पहली बार राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया था। अगला प्रश्न, किस ऐतिहासिक काल के दौरान मध्य भारतीय, दक्कन और पहाड़ी शैली ने सामूहिक रूप से भारतीय कला की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में योगदान दिया? गुप्त काल, मुगल काल, मौर्य काल, मध्यकाल? किस ऐतिहासिक काल के दौरान मध्य भारतीय, दक्कन और पहाड़ी शैली ने सामूहिक रूप से भारतीय कला के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में योगदान दिया? मध्यकाल। कौन सा काल था? मध्यकाल था। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनेक विद्वानों ने अभ्रंश शैली को विविध नामों से संबोधित किया जो इस प्रकार हैं: पाल शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, गुजरात शैली, जैन शैली, पाल शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, दक्षिणी शैली, जैन शैली, या पाल शैली, पहाड़ी, गुजराती, जैन, या पाल, लोक शैली, गुजराती शैली, जैन शैली आदि? कौन सा है? अभ्रंश शैली को किस नाम से जानते हैं? देखिए, पाल तो सब में है, ध्यान दीजिए, पाल तो सब में, इसको ध्यान नहीं देना है। देख लीजिए, पाल शैली सब में है। अब देखिए कौन जो है अभ्रंश शैली का नाम उपनाम है। अभ्रंश शैली का उपनाम है पश्चिम भारतीय शैली। कहाँ जा रहा, खींचे कहाँ रहा हूँ? पश्चिम भारतीय शैली। अभ्रंश शैली को कहते हैं गुजराती शैली, इसी को कहते हैं जैन शैली, इसी को कहते हैं अभ्रंश शैली को। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला। आगे, ऐसे प्रश्न को देखकर आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, इत्मीनान से आप छांटो, देखो, फिर आंसर करो। अगला, जैन लघु चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? प्राकृतिक लयात्मक चित्रांकन, प्रचुर मात्रा में सोने के रंग का प्रयोग, चेहरे के बाहर झांकती आंखें। अगला डी, हल्के रंग। हल्के रंग थे ही नहीं जैन लघु चित्रकला में। प्रचुर मात्रा में सोने के रंग और चेहरे के बाहर झांकती हुई आंखें, ये जो है जैन लघु चित्रकला की मुख्य विशेषता है। देखिए, विशेषताओं से कितने प्रश्न आते हैं, आए हैं, आएंगे। मुगल चित्रकला की विशेषता जरूर समझ लीजिए, आप लोग समझ के पढ़िए, रट डालिए। जैन का, अरे मध्यकालीन प्राकृतिक कला का, इसका पाल, जैन, इन सब का, और राजस्थानी का विशेषता तो आपको समझ के ही रखना पड़ेगा, कब कौन सा पूछ लिया जाए। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? उत्तरी, उत्तर पश्चिम, पूर्वी, उत्तर पूर्व? लघु चित्रकला क्या हो जाएगा? उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम। आगे चलें? नहीं यार, तो गलत है, गलत है, गलत है। तो पूछ रहा है ना लघु चित्रकला, पूर्वी हिस्सा आ जाएगा ना। चलो, ताजमहल का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार के सफेद रंग का उपयोग करके किया गया है? पेंटेलिक्स, करारा, परियन, मकराना? किससे बना है? सबको आना चाहिए यह प्रश्न।
मकराना मार्बल से बना है। अगला प्रश्न, अबुल हसन कलाकार को नादिर उज जमा की उपाधि किसने दी? ये जिस नादिर उज जमा की उपाधि किसने दी? यह जिसका प्रिय चित्रकार था वही दिया होगा। अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दी थी। नादिर उज जमा की उपाधि अबुल हसन को किसने दिया? जहांगीर ने दिया। नादिर उज जमा की उपाधि अबुल हसन को किसने दिया? जहांगीर ने दिया। अगला प्रश्न, लाल पुष्प का चित्रकार कौन था? मंसूर, खेमकरन, मिस्किन, बिशनदास। लाल पुष्प का चित्रकार कौन था? लाल पुष्प का चित्रकार मंसूर था। अगला, लघु चित्रकला के गठन में मुगल लघु चित्रकला के गठन में तकनीकी पर्यवेक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? अकबर, अब्दुल हसन, आका रिजा, मीर सैयद अली। 19वां का बताना है। मुगल लघु चित्रकला के गठन में पर्यवेक्षक निरीक्षक की भूमिका आका रिजा ने निर्वहन किया था। पर्यवेक्षक कौन था? आका रिजा था। पर्यवेक्षक कौन था? आका रिजा था। किस कला में? मुगल लघु चित्रकला में। मुगल लघु चित्रकला में पर्यवेक्षक का काम कौन किया था? आका रिजा किया था। आका, आका, काका, जो कहते ना ये सबके काका हैं, सबके आका हैं, तो वही दिमाग में रखिए। जहांगीर काल में सचित्र पांडुलिपियों ने स्वनिहित लघु चित्रों के अलंकृत एल्बमों का स्थान ले लिया, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फुरक्कास, मुरक्कास, पित्रादुरा। उपयुक्त में से एक से अधिक। 20वां का बताइए। मुरक्का कहा जाता था। मुगलों का मुरक्का, फिरंगियों का फिरका। तुर्की मुर्गा का चित्र किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? मोहन का, मंसूर का, निहाल चंद का, अमरचंद का। तुर्की मुर्गा का चित्र किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? मंसूर की है। किसकी है? मंसूर की है। अगला, फतेहपुर सीकरी अवस्थित ऐतिहासिक स्मारक है? झूलती मीनार, बुलंद दरवाजा, हवा महल या पंचमहल। इनमें से कौन कौन है फतेहपुर सीकरी में? एक पूरा प्रश्न अब आपके सामने आया। इन चारों में से पता करना है फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सा है। बताइए सब लोग, प्रश्न पढ़िए, आराम से समझिए, उत्तर फिर दीजिए। ठीक, तो बुलंद दरवाजा कहाँ था? फतेहपुर सीकरी में। क्लियर? बुलंद दरवाजा कहाँ था? फतेहपुर सीकरी में। और हवा महल नहीं था। पंचमहल भी था फतेहपुर सीकरी में। तो बी डी कहाँ है? सी, विकल्प सी हो जाएगा। प्रसिद्ध मुगल लघु चित्र बाबर सोन नदी पार करते हुए किसने चित्रित किया था? बाबर सोन नदी पार करते हुए किसने चित्रित किया था? अबुल हसन, मनोहर, मिस्किन, जगन्नाथ। 23। बाबर सोन नदी पार करते हुए जगन्नाथ ने चित्रित किया था। ये आपका चित्र आपके सामने है। इस चित्र में कृष्ण क्या कर रहे हैं ये बताना है। ठीक, देख लीजिए इत्मीनान से, कृष्ण क्या कर रहे हैं। रासलीला, कालिया दमन, गोवर्धन पर्वत उठाते हुए विजयोल्लास। क्या कर रहे हैं? गोवर्धन पर्वत इसमें उठाए हुए हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं चित्र में। सन 1580 में चित्रित आरंभिक मुगल शैली का प्रमुख चित्र जो एक असाधारण विषय प्रस्तुत करते हुए बाइजेंटाइन कला, यूरोपीय शास्त्री और उसके पुनर्जागरण को मुगल चित्रशाला तक लाता है, वह है वर्जिन मैरी, नियोस आर्क, मैडोना एंड चाइल्ड, ईसा मसीह। 25वां क्या हो जाएगा? मैडोना एंड चाइल्ड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर? राइट आंसर मैडोना एंड चाइल्ड हो जाएगा। आगे आइए, इनमें से किस साम्राज्य ने चतुष्पक्षी बाग शैली का इस्तेमाल किया? सातवाहन, चोल, मुगल, मौर्य। बाग शैली किस
कला की पहचान है, मुगल शैली की पहचान है। बाग शैली किसकी पहचान है? मुगल शैली की पहचान है। अगला, मुगल शैली में किस किस चित्र का अभाव है? दरबारी दृश्य, जानवरों के चित्र, नारी छवि, युद्ध दृश्य। 27वां, नारी छवि। जबकि अब ये प्रश्न ऐसे आता है, इसको नारी छवि ही सही किया जाता है। जबकि मुगल में देखिए, रुकैया बानो, कौन बानो थे? 2-3 महिला चित्रकार थी, साइफा बानो, रुकैया बानो। ये स्पेशली महिलाओं का ही चित्र बनाती थी और सभी ही बनाती थी। तो ऐसे में देखिए भाई सही कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं जो भाई देखिए कहीं ना कहीं सोर्स तो किताबें ही हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं, तो उन्हीं किताबों को सोर्स बना के चल रहे हैं। नारी सभी सही करता है, तो इसी को हम लोग भी लेके चल रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं थी। रुकैया बानो, साइफा बानो महिला चित्रकार थी और स्पेशली मुगलों में महिलाओं का चित्र वो बनाती थी। लेकिन अभाव कह रहा है भाई, चलिए बहुतायत तो नहीं था, इसलिए इसको आंसर सही मानते हैं। राजस्थानी शैली के समकालीन शैली का नाम बताइए। पाल शैली, कंपनी शैली, जैन शैली, मुगल शैली। मुगल शैली हो जाएगा मित्रों। राजस्थानी की समकालीन शैली कौन सी थी? मुगल शैली थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहा जाता है? पहली बात तो आप समझिए, विशुद्ध किसे कहा जाता है? कहाँ गया जी, रुको। विशुद्ध कौन कौन जानता है बताइए, तब आपको भूलेगा नहीं क्यों कहा जाता है। पहले कोई चीज होता है शुद्ध, हाँ? जब उसमें कुछ मिलावट हो जाता है तो हो जाता है अशुद्ध। मिलावट होने पर अशुद्ध हो जाता है, उसको क्या कहेंगे? अशुद्ध। लेकिन जब अशुद्ध फिर से शुद्ध हो जावे, फिर इसमें परिमार्जित इसकी जो है बढ़िया से फिर से अपने असली रूप में आना चाहे, वो आ जावे अपने को परिष्कृत करते हुए, तो अब उस पूरी तरीके शुद्ध नहीं होगा, उसको क्या कहते हैं? विशुद्ध शैली। क्या कहते हैं? विशुद्ध। तो अब इसकी परिकल्पना आप करिए, शुद्ध था फिर अशुद्ध हुआ, कौन था? राजस्थानी था। क्या कौन था? राजस्थानी था। 29 का क्या हो जाएगा? राजस्थानी शैली हो जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा। राजस्थान की पारंपरिक कांवड़ कला किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? अब देखिए, बस्सी हर जगह दिया गया है, ये केवल आप लोगों को भ्रमित करने के लिए दिया गया है। बस्सी भीलवाड़ा, बस्सी प्रतापगढ़, बस्सी चित्तौड़गढ़, बस्सी जयपुर। अब इसी में कंफ्यूज करेगा, तो ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा भवन में। तो ये बस्सी चित्तौड़गढ़ है मित्रों। क्या है? बस्सी चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस शैली के 3 प्रमुख केंद्र हैं? बंगाल, बिहार और नेपाल। तो जैन शैली, पाल शैली, गुजरात शैली, अभ्रंश शैली। किसकी है? पाल शैली की है। 32, पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? जयधवल, महाधवल, पादताड़िकम, अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता। तो क्या हो जाएगा? अष्टसहस्रिका पारमिता हो जाएगा। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता। अगला प्रश्न 33वां, भारत के प्रारंभिक लघुचित्र किस सतह पर चित्रित किए गए? भारत के प्रारंभिक पूछ रहा है, प्रारंभिक लघुचित्र। क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक लघुचित्र। इसको आप समझिए, ताड़पत्र पर, दीवार पर, चमड़े पर या कपड़े पर। तो पहले कहाँ हुआ था लघुचित्र? किस पे बने थे? ताड़पत्रों पर। किस पर बनाया गया था? ताड़पत्रों पर। कहाँ बनाया गया था? अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, मिलान वाला आप लोग करते रहिए। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न, 1910 में सिंघनपुर के विशिष्ट शिला रेखांकनों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? 1910 में सिंघनपुर के विशिष्ट शिला रेखांकनों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? अमलानंद घोष, पर्सी ब्राउन, C.W. एंडरसन या कार्लाइल। 35,
C.W. एंडरसन। किसको जाता है? C.W. एंडरसन को जाता है। सिंघनपुर के विशिष्ट शिला रेखांकनों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? C.W. एंडरसन को जाता है। एलिफेंटा गुफा किस द्वीप पर स्थित है? धारापुरी, मायापुरी, जनकपुरी, इनमें से कोई नहीं। 36 क्या हो जाएगा? धारापुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धारापुरी हो जाएगा। एलोरा स्थित किस गुफा को इंद्र सभा कहा जाता है? गुफा संख्या 30 को, 31 को, 32 को या 33 को? 32 को इंद्र सभा कहा जाता है। किसको? 32 गुफा को इंद्र सभा गुफा कहा जाता है एलोरा की। एलोरा में कुल कितने गुफाएं हैं? एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। आगे बढ़ो। एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ठीक, क्या चारों विकल्प पढ़ा जाए? अगला, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल बेरुल कहाँ स्थित है? ये पूरा नहीं दिख रहा ना। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल बेरुल कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, उड़ीसा, उदयगिरी, मध्य प्रदेश। 40 का बताइए आंसर। औरंगाबाद। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल बेरुल कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। बेरुल किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ये सब याद होना ही चाहिए। तमिलनाडु में तंजौर के समीप पादकोट्टा में कौन सी गुफाएं स्थित हैं? बदामी, सित्तनवासल, सिगरिया, एलोरा। 41 सित्तनवासल। क्या हो जाएगा? सित्तनवासल हो जाएगा। 42 पे आइए। श्रीलंका में कौन सी गुफा स्थित है? सित्तनवासल गुफा, बाघ गुफा, सिगरिया गुफा, बादामी गुफा। श्रीलंका में कौन सी गुफा स्थित है? सित्तनवासल गुफा, बाघ गुफा, सिगरिया गुफा, बादामी गुफा। 42 सिगरिया गुफा। श्रीलंका में कौन सी गुफा स्थित है? सिगरिया गुफा स्थित है। 43 पे आइए। चट्टानों को काटकर बनाए गए बादामी के मंदिर किस राज्य में फैले हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। बादामी के मंदिर किस राज्य में है? कर्नाटक में है। किस राज्य में है? कर्नाटक में है। अगला, बाघ की किस गुफा को रंगमहल कहा जाता है? 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी। किसको कहा जाता है? बाघ की पहली गुफा को क्या कहा जाता है? दूसरी गुफा को क्या कहा जाता है? तीसरी गुफा को क्या कहा जाता है? चौथी गुफा को क्या कहा जाता है? 5वीं गुफा को क्या कहा जाता है? सब कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, बताइए। ये याद होना ही चाहिए। पहली गुफा को क्या कहा जाता है? बताइए। बाघ की पहली गुफा को हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप लोग बता नहीं देंगे। हैं? क्या कहा जाता है? बताइए। सब लोग आंसर करिए। हैं? बताइए क्या कहा जाता है? सब लोग टाइप करिए। पहली गुफा को क्या कहा जाता है? गृह गुफा। पहली गुफा को क्या कहा जाता है? गृह गुफा ना। चलिए, गृह गुफा या और किस नाम से जानते हैं गृह गुफा को? महास्थापित या मठाधिकारियों का निवास स्थान। दूसरा, गुसाई या पंच पांडव। दूसरा क्या होता है? पंच पांडव या क्या बोलते हैं इसको? गुसाई गुफा। आप ऐसे समझ लीजिए, गुसाई गुफा। तीसरे को क्या कहते हैं? बाघ की तीसरी गुफा को किस नाम से जानते हैं? हाथी खाना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाथी खाना के नाम से जानते हैं। बाघ की तीसरी गुफा हाथी खाना के नाम से जानते हैं। बाघ की चौथी गुफा जो प्रश्न पूछा है, रंगमहल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रंगमहल के नाम से। बाघ की चौथी गुफा रंगमहल के नाम से। बाघ की 5वीं गुफा व्याख्यान मंडल या पाठशाला कह दीजिए। पाठशाला या व्याख्यान मंडल, 5वीं गुफा।
छठवीं गुफा क्या है? छ से छठवीं, छ से शिक्षकों का निवास, छ से कहाँ होगा? छठवीं क्या है? शिक्षकों का निवास स्थान, शिक्षकों का निवास स्थान, शिक्षकों का निवास स्थान। तो एक जो है 6 गुफा हो गया। 7, 8, 9 बाघ की ये गुफाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। कौन सी बताइए? कौन सी गुफा ध्वस्त हो चुकी है? 7, 8 और 9 ध्वस्त हो चुकी है। ठीक। बाघ की जो प्रतिलिपियां कहाँ रखी गई हैं? बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ रखी गई हैं? ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में। बाघ में किस वृक्ष का अंकन सर्वाधिक है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाघ की किस गुफा में बाघ में किस वृक्ष का अंकन सर्वाधिक है? केले का है। किसका है सर्वाधिक अंकन? केले वृक्ष का हुआ है। और बताइए जो महत्वपूर्ण है, सुबंधु का ताम्रपत्र किस गुफा में है? दूसरी गुफा में है। किसमें? दूसरी गुफा में है। बाघ को पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में कब लिया? 1951 ईस्वी में लिया। कब लिया? 1951 में। बाघ में सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण हुआ? पहली गुफा का निर्माण हुआ। शोकमग्न नारी तथा दासी की आकृतियां बाघ की किस गुफा में है? शोकमग्न नारी तथा दासी की आकृतियां बाघ की किस गुफा में है? चौथी गुफा में है। प्रकृति चित्रण का सर्वोत्तम स्वरूप किन गुफा चित्रों में मिलता है? बाघ और अजंता दोनों में मिलता है। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता तथा बाघ में कौन सी चित्रकला अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है? कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता तथा बाघ में कौन सी चित्रकला श्रेष्ठ है? बाघ श्रेष्ठ है। महाराजा सुबंधु ने कौन सा गांव दान में दिया था? दासिकलकपल्ली। आप लोग समझ रहे हैं, अनायास इसको बता रहा हूं, रिमाइंड हो जाता है। आगे चलो, क्या हो गया? ये चौथी गुफा हो गया ना। चलो, बाघनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? जिसके किनारे बाघ की गुफाएं शोभायमान है। 45वां बताइए। 45वां का आंसर करिए सभी लोग। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। बाघनी नदी। आज हम आप लोगों को कला जगत में प्रमुख नदियां बताएंगे, कला के क्षेत्र में। ठीक, भागना नहीं। अभी तक जो लाइक ना किया हो लाइक कर ले, जो सब्सक्राइब ना किया हो, हाँ, करीबद्ध निवेदन है। क्या? करीबद्ध निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम किस पहाड़ी चित्रकला शैली से संबंधित है? यार कट रहा है ना कुछ। मोलाराम किस पहाड़ी चित्रकला से किस संबंधित है? कांगड़ा शैली, गढ़वाल शैली, गुलेर शैली, उपयुक्त में से एक से अधिक। 46 क्या हो जाएगा? गढ़वाल शैली। क्या हो जाएगा? गढ़वाल शैली। 46। कौन सा पहाड़ी कलाकार पंडित सेव के परिवार का सदस्य नहीं था? मानको, नैनसुख, फत्तो, मोलाराम। कौन नहीं था? 47 पाइए। मोलाराम नहीं था। पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष है गुलेर, चंबा, कांगड़ा, बसोहली। पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष कौन सी कला थी? कांगड़ा शैली थी। कौन सी शैली थी? पहाड़ी कला की चरमोत्कर्ष शैली कांगड़ा शैली थी। आइए, आप लोगों को अगर कहें तो डेली 250 क्वेश्चन कर दें, क्लास बड़ा हो जाएगा। अगर आप लोग बोर ना हो तो डेली 250 क्वेश्चन कर देंगे। कौन सी पहाड़ी शैली अपने रंगों के साहसिक उपयोग, जटिल विवरणों, अक्सर राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम से संबंधित विषयों को प्रदर्शित करने के लिए जानी जाती है? पटचित्र, पाल शैली, मधुबनी शैली, कांगड़ा शैली। 49। कौन सी पहाड़ी शैली अपने रंगों के साहसिक उपयोग, जटिल विवरण और अक्सर राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम से संबंधित विषयों को प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है? 49 का कांगड़ा शैली जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कांगड़ा शैली को जाना जाता है। आगे चलिए। 1660 से 1670 ईस्वी में बनी रसमंजरी की चित्र श्रृंखला बनाने का प्रारंभिक उदाहरण थी।
1660 से 1670 ईस्वी में बनी रसमंजरी के चित्र श्रृंखला बनाने का प्रारंभिक उदाहरण था 50 का ये बसौली शैली था। क्या था? रसमंजरी के चित्र श्रृंखला बनाने का प्रारंभिक उदाहरण कौन सा है? बसौली शैली है। इनमें से कला इतिहासकार पहचानिए। राम किंकर बैज नहीं थे, डीपी राय चौधरी नहीं थे कला इतिहासकार, लक्ष्मण गौड़ नहीं थे, काल खंडालवाला कला इतिहासकार थे। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ओसी गांगुली हैं, WG आचार्य, MS रंधावा, AK स्वामी हैं। 52 क्या हो जाएगा? MS रंधावा है। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव का कलाकार कौन है? MS रंधावा है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली दक्कन शैली नहीं है? पहचाना, दक्कन शैली नहीं है। मालवा, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा कौन दक्कनी शैली नहीं है? 53 पे आ जाइए। आप देखिए, बीजापुर दक्कन शैली है, गोलकुंडा दक्कन शैली है, अहमदनगर दक्कन शैली, मालवा नहीं है। जो नहीं है वही आंसर सही है। दक्कन चित्रकला की किस शैली में आकृतियां एक सतह पर चित्रित की गई जिनमें दूरी व पास का भाव था? दक्कन चित्रकला की किस शैली में आकृतियां एक सतह पर चित्रित की गई जिनमें दूरी व पास का भाव था? बीजापुर शैली, अहमदनगर शैली, गोलकुंडा शैली, इनमें से कोई नहीं। 54 के क्या हो जाएगा? बीजापुर शैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीजापुर शैली हो जाएगा। नुजूम उल उलूम पुस्तक का चित्रण दक्षिण के किस सल्तनत में हुआ? नुजूम उल उलूम पुस्तक का चित्रण दक्षिण की किस सल्तनत में हुआ? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, विजयनगर। नुजूम उल उलूम बहुत ही फेमस पुस्तक है और आ ही जाता है। नुजूम उल उलूम पुस्तक किससे, इसका विषय क्या है या किस विषय से संबंधित है, ये भी पूछा गया है। ये सब हम आपको एक अलग क्लास में बताएंगे। आपको जिसको याद हो बताइए। 55 आंसर सभी लोग करिए। क्या हो जाएगा? बीजापुर। नुजूम उल उलूम चित्रण कहाँ हुआ? बीजापुर में हुआ था। इसका विषय बताइए नुजूम उल उलूम का। लघु चित्रों में प्रयोग होने वाली तूलिका, ढक जाता है यार। लघु चित्रों में प्रयोग होने वाली तूलिका निर्मित हुई गिलहरी के बाल, घोड़े के बाल से, भैंसों के बाल से या भेड़ के बाल से? 56 किसे? गिलहरी के बाल से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प का कालक्रमिक अनुक्रम सही है? कुतुब मीनार, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी। ये विकल्प सही है कि अगला देखो? कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, या फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, कुतुब मीनार, या ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार। 57 क्या हो जाएगा? 57 का आंसर करिए। कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, फिर ताजमहल का बारी आता है। मुगल शैली का उद्भव किन शैलियों के मिश्रण का परिणाम था? मुगल शैली का उद्भव किन शैलियों के मिश्रण का परिणाम था? 58 ईरानी और भारतीय शैलियों का मिश्रण था। किसका था? ईरानी और भारतीय शैली का मिश्रण था। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, शिखा जिलानी, मिराग मिर्जा, ज्ञात अमजद खान। 59 का आंसर करिए सभी लोग। उस्ताद अहमद लाहौरी वास्तुकार था। तो ताजमहल का मुख्य मिस्त्री कौन था? मिस्त्री का नाम बताइए। जिसको आ रहा है ना समझ, बड़ी अच्छी तैयारी, उसका सिलेक्शन निश्चित आपकी हो जाना है। बताइए। ताजमहल की वास्तुकला की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? संगमरमर का उपयोग, बाग,
सममित, समरूपता, संतुलन, इसके पीछे की कथा। हाँ हाँ। ताजमहल की वास्तुकला की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? संगमरमर का उपयोग, बाग पद्धति, सममित, समरूपता, संतुलन, या इसके पीछे की कथा। क्या हो जाएगा? सममित, समरूपता, संतुलन हो जाएगा इसका आंसर। अगला, पुस्तक अजंता म्यूरल का लेखक कौन है? जॉन ग्रिफिथ है, मुकुल चंद्र डे है, अजीत घोष है, बीएन गोस्वामी है। अजंता म्यूरल का लेखक कौन है? 61 अजीत घोष हैं, अजीत घोष हैं। लगाइए छक्का, बाउंड्री पार। पद्म पाणी चित्र में बुद्ध ने किस रंग का कमल धारण किया? पद्म पाणी चित्र में बुद्ध ने किस रंग का कमल धारण किया? पीला कमल, नीला कमल, गुलाबी कमल, लाल गुलाब। देखिए, प्राविधिक कला वालों के ऊपर बहुत ही दो होता ना, नियमावली में जो संशोधन हुआ उसमें बड़ा ही क्रूर व्यवहार किया गया प्राविधिक कला वालों के साथ। सन 1942 से अभी तक प्राविधिक कला मान्य था। ऐसा क्या हो गया कि वो डिग्री ही बेकार हो गई? प्राविधिक कला फिर बंद कर दें। आजादी से आज तक जो है माना जा रहा था, वो डिग्री मान्य था। ठीक है, जो डिग्री और उससे बेटर आई है तो उसको शामिल कर लीजिए ना। बीएफए क्या होता है, एमएफए, जो भी बीएफए पे क्या आ गया नया नया सब डिग्री, उसको भैया शामिल करो। लेकिन प्राविधिक कला को काहे बाहर कर दे रहे हो? प्राविधिक कला के साथ जिसको आप और अच्छी डिग्री उसको भी ऐड कर दो, लेकिन प्राविधिक कला को बाहर करना निहायत ही बचकाना हरकत है। न्याय एकदम, इन लोगों को जो है भांग खा के बैठे हैं आयोग में, और जो नियम बनाते हैं क्या डायरेक्टरेट में, ये सब भांग खा के बैठे हैं। जो चाहे वो ताना बाना बुन के बाबू टाइप करके दे दिया, उसको मान लिया। गजब की बात है। आदमी दशक से तैयारी कर रहा है, 40 साल एज हो गया, उसको लगा चलो भैया प्राविधिक कला के यहीं से जो है दे लेते हैं, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। जो 10 साल से तैयारी कर रहा है, आप आए बिना सूचना के, आप जो है बाहर कर दिए। अगर आपको बाहर ही करना था, बीएफए 4 साल का है तो 4 साल ये मौका दीजिए, प्लस 2 साल बीएड दीजिए ना, 6 साल दीजिए। आप नोटिफिकेशन निकालिए कि ठीक भैया, आज से माना जाएगा 6 साल बाद वाली जो भर्ती आएगी उसमें बीएड और बीएफए माना जाएगा और प्राविधिक कला को हटा दिया जाएगा। तो 6 साल चाहिए समय। अभी जो वहाँ के मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं एक बार मौका दीजिए। अरे एक बार नहीं, हमको तब तक मौका चाहिए जब तक ये 4 साल प्लस 2 साल बीएड, 6 साल जो है के अंदर जो भी भर्ती होगी कला वालों को मिलना चाहिए, प्राविधिक कला वालों को। नहीं तो ईंट से ईंट बजा दीजिए। आप लोग घेराव करिए, सड़क से संसद तक आप लोग यात्रा करिए, सड़क से विधायक के यहाँ यात्रा करिए, सड़क से मंत्री के यहाँ यात्रा करिए। आप लोग करना पड़ेगा, तब हक मिलता है, नहीं मिलता। उठना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। अपने हक की लड़ाई देखिए, जीव विज्ञान वाले ले लिए, जीव विज्ञान था ही नहीं। अब आप जिस मानक में है आपको ही बाहर कर दिया जा रहा है। जो मानक में नहीं था, देखिए वो लोग अपना मुद्दा उठाए, लड़ के ले लिए। आप कहाँ सो रहे हो? आइए प्रश्न देखते हैं। पद्म पाणी चित्रों में बुद्ध ने किस रंग का कमल धारण किया है? पीला कमल, नीला कमल, गुलाबी या लाल? 62 का। कुछ ना करिए तो आप लोग जो है शार्ट बना के डालिए, इतना शार्ट बना के डालिए, सभी लोग 1 लाख, 1.25 लाख हैं इसके प्राविधिक कला के स्टूडेंट। मुश्किल से 25% है ये बीएफए वाले। अगर 1 लाख लोग जो है डेली एक शार्ट जो है 30 सेकंड का डालें, देखिए मुख्यमंत्री के मोबाइल में घूमने लगेगा। इतना आप लोगों से निवेदन है कि सब लोग एक जो है ट्विटर हैंडल पे क्या क्या जिस पे है, फेसबुक पे डालना शुरू करिए। आज से लगातार डालिए, डेली एक आवाज अपना लगाइए। क्यों नहीं सुनेगा? सुनेंगे। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। वो हमारे लिए बनाया गया है, इस कानून व्यवस्था है, संविधान जो मुख्यमंत्री और सीएम बनाए जाते हैं, हमारे हित के लिए उनको बैठाया गया है। आईएएस को हमारे हित के लिए बैठाया गया है, आयोग के अध्यक्ष को हमारे हित के लिए बैठाया गया है, हमारा काम करने के लिए उनको बैठाया गया, और हमसे ही रंगबाजी करते हैं। ऐसे आयोग को उखाड़ फेंक देंगे हम लोग।
आंसर बताइए 62 का क्या हो जाएगा? नीला कमल हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता? जन्म, जातक, बाल्यकाल, युवावस्था। क्या कहा जाता? जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित हैं। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं? 17वीं गुफा में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं। अजंता भित्ति चित्रों का सबसे स्वीकार्य विशिष्ट पहलू क्या है? 65 पाइए। काल्पनिक परिप्रेक्ष्य, एक बिंदु परिप्रेक्ष्य, यथार्थवादी आरेखन, त्रिआयामी आरेखन। 65 काल्पनिक परिप्रेक्ष्य स्वीकार्य पहलू है। आगे चलें। अजंता के अधिकांश चित्रों के विषय इनमें से कौन से हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म। 66 क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म हो जाएगा। लेपिस लाजुली रंग की प्रकृति क्या है? नीला है यार। आगे बढ़ो। उस हाथी की कहानी जो अजंता के बिहार में 17 में अपने अंधे माता पिता का लालन पालन करता है, क्या कहा जाता है? श्याम जातक, छादंत जातक, मातृपोषक जातक, विश्वंतर जातक। मातृपोषक जातक कहा जाता अंधे माता पिता का लालन पालन करना। 68 सी। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं में किस प्रकार की पेंटिंग सबसे प्रमुख रूप से पाई जाती है? भूदृश्य चित्रकारी, धार्मिक और कथात्मक पेंटिंग, अमूर्त कला, शासकों के चित्र। 69 का आंसर करिए। क्या है? धार्मिक और कथात्मक पेंटिंग पाया जाता है। अगला, सिंघल अवदान अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 10, 17, 2, 1 में किस में है? सिंघल अवदान जो है अजंता गुफा नंबर 17 में है। भारत के प्राचीन चित्रों में जोगी मारा गुफाओं की चित्रकारी का समय 300 ईसा पूर्व। यह गुफाएं कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। कहाँ है जोगी मारा गुफा? कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। 71। चलो आगे। एक भारतीय द्वारा की गई एनग्रेविंग वर्ष 1816 में इस पुस्तक के लिए उत्कीर्ण की गई। किस पुस्तक के लिए उत्कीर्ण की गई? संगीत तरंग, भगवत गीता, ग्रीस के देव एवं देवियों, ओंधु। ओंधु होना चाहिए, ओनुध नहीं, ओनद मंगल, आनंद मंगल। किसके लिए एनग्रेविंग की गई? 72 आनंद मंगल या ओनुध मंगल के लिए किया गया था। दुहिन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रस, लेखक का नाम, षडंग, कामसूत्र। 73 पाइए। दुहिन शब्द निम्नांकित में से किससे संबंधित है? 73 पाइए। रस से संबंधित है। किससे? रस से संबंधित है। उस एक को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। चित्र, मूर्ति, संगीत, नृत्य। 74 संगीत, श्रव्य कला है। बाकी चित्रकला, मूर्ति कला, सब दृश्य कला है। आगे चलिए। रंगों तथा तुलके के प्रयोग में कलात्मकता को क्या कहते हैं? भाव, प्रमाण, बढ़किया भंग या सादृश्य। रंगों तथा तुलके के प्रयोग में कलात्मकता को क्या कहते हैं? 75 बढ़किया भंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बढ़किया भंग कहते हैं। हुलासलाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? कंपनी शैली का, तंजौर शैली का, जैन शैली का, मधुबनी शैली का। 76 बताइए। हुलासलाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? कंपनी शैली का था। कौन था? हुलासलाल कंपनी शैली का चित्रकार था। अब आ जाइए, कंपनी शैली के कौन कौन चित्रकार हैं जरा बताइए। पूछ लेता है ना, अब ऐसे पूछो ना किस शैली के चित्रकार है। अब आप बताइए कंपनी शैली के जितने भी चित्रकार हैं आप लोग नाम लिखना शुरू करिए, बाकी जो बचेगा हम बताएंगे। बताइए, सब लोग लिखना शुरू करिए। हुलासलाल कंपनी शैली, फकीरचंद कंपनी शैली, शिवलाल कंपनी शैली, मुकुंदलाल कंपनी शैली, बहादुरलाल कंपनी शैली, गोपाल दास कंपनी शैली, ईश्वरी प्रसाद कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार, डालूराम, लालचंद, गोपाल चंद कंपनी शैली के व्यक्ति चित्रकार हैं। कंपनी शैली के व्यक्ति चित्रकार कौन कौन है? डालूराम व्यक्ति चित्रकार, लालचंद व्यक्ति चित्रकार, गोपाल दास व्यक्ति चित्रकार।
महिला चित्रकार कौन कौन सी है? दक्षो बीबी सोना कुमारी महिला चित्रकार है कंपनी शैली का। महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह किस शैली का संरक्षण प्रदान किया था? किस शैली को संरक्षण प्रदान किया था? महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह कंपनी शैली को संरक्षण प्रदान किया था। कंपनी शैली का वह कौन चित्रकार था जो संरक्षण में कार्य किया? डालूराम, लालचंद, गोपालचंद। जो व्यक्ति चित्रकार हैं, सभी चित्रकार हैं, वही संरक्षण में काम किए थे। कौन कौन? डालूराम, लालचंद, गोपालचंद। कंपनी शैली के सारे चित्रकार हो गए। कहिए फिर से दोहरा दो एक बार। हुलासलाल कंपनी शैली, सेवकराम, आप लोग बोलिए हमारे साथ, हुलासलाल कंपनी शैली, सेवकराम कंपनी शैली, फकीरचंद कंपनी शैली, शिवलाल कंपनी शैली, मुकुंदलाल कंपनी शैली, बहादुरलाल कंपनी शैली, गोपाल दास कंपनी शैली, ईश्वरी प्रसाद कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार। अब व्यक्ति चित्रकार 3 हैं, डालूराम, लालचंद, गोपालचंद व्यक्ति चित्रकार हैं। कंपनी शैली के ही तीनों जो है संरक्षण में काम भी किए हैं। दक्षो बीबी सोना कुमारी कंपनी शैली का चित्रकार है। कंपनी शैली चित्रकार कंप्लीट। आगे चलिए। 1915 में स्थापित विचित्रा क्लब के कौन कौन सदस्य थे? बताना है। विचित्रा क्लब के सदस्य कौन कौन है? अवनीनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, समरेंद्रनाथ टैगोर। अब इसमें बताना 77। अवनीनाथ थे, गगनेन्द्रनाथ थे, समरेंद्रनाथ थे, रविंद्र नहीं थे। ABD कौन हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक। 78। बंगाल शैली के चित्रों का प्रमाण चिन्ह क्या है? तैल रंगों का प्रयोग, एक्रेलिक रंगों का प्रयोग, जल रंगों में वॉश एंड टेम्परा तकनीक का प्रयोग या पोस्टर रंगों का प्रयोग। बंगाल शैली के चित्रों का प्रमाण चिन्ह क्या है? 78 क्या है? जल रंगों में वॉश एंड टेम्परा तकनीक। एचिंग को भारत में कला व्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में कौन जाना जाता है? बताइए, जिसको आ रहा है आंसर दीजिए। नंदलाल बोस, कृष्णा रेड्डी, मुकुल डे, चंचल बनर्जी। एचिंग को भारत में कला व्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में कौन जाना जाता है? 79। मुकुल चंद्र डे को एचिंग कलाकार के रूप में जाना जाता है। एचिंग कला को भारत में परिचित कराने वाले कलाकार कौन है? मुकुल चंद्र डे हैं। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने, आदेश श्रीवास्तव ने, रामविलास शर्मा ने या शैलेंद्रनाथ डे ने? बताइए, शैलेंद्रनाथ डे का है। भारतीय चित्रकला पद्धति किसका है? शैलेंद्रनाथ डे का है। कारू संघ की स्थापना किसने की? KG सुब्रमण्यन ने, SS रजा ने, NS बेंद्रे ने, नंदलाल बोस ने। कारू संघ की स्थापना नंदलाल बोस ने करी थी। किसने? नंदलाल बोस ने। अगला, किस कलाकार ने मुख्यतः संथाल महिलाओं का पेंटिंग बनाया? यामिनी राय, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार। 82। संथाल महिलाओं का चित्र कौन बनाया था? नंदलाल बोस ने बनाया था। किसने? नंदलाल बोस ने। किसने बनाया? नंदलाल बोस ने। संथाल महिला बराबर नंदलाल बोस। आगे, महात्मा गांधी ने नंदलाल बोस को कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन पंडालों की सज्जा कराने के लिए आमंत्रित किया था? हरपुरा, पटना, नई दिल्ली, कलकत्ता। हरपुरा पंडाल का जो है इन्होंने किया था आमंत्रण देने पर। 84। अगला प्रश्न, इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस शीर्षक युक्त पुस्तक में 30 चित्र संकलित हैं, जिन्हें बनाने वाले चित्रकार कौन है? हिम्मत शाह, असित कुमार हलदार, राम गोपाल विजयवर्गीय, MF हुसैन। कौन है? 84 पाइए। असित कुमार हलदार हैं। इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस का चित्रकार कौन है? असित कुमार हलदार हैं। कौन है? असित कुमार हलदार हैं। इंडिया कल्चर एट अ ग्लांस में कितने चित्र संकलित हैं? प्रश्न आया है, आ सकता है, नहीं आया होगा तो आएगा जरूर, देख लेना आपकी।
इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस में कितने चित्र हैं? 30 चित्र संकलित हैं। किसने चित्रित किया? असित कुमार हलदार ने। गेट खोल दो जी। कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म 7 अगस्त 1871 को हुआ। नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल। 85 पाइए। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म है। ठीक। अवनींद्रनाथ टैगोर के किस विद्यार्थी द्वारा चित्र पारसारथी चित्रित किया गया? नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, शैलेंद्रनाथ डे, चित्रेंद्रनाथ मजूमदार। 86। अवनींद्रनाथ टैगोर के किस विद्यार्थी द्वारा चित्र पारसारथी चित्रित किया गया? नंदलाल बोस के द्वारा पारसारथी चित्र चित्रित किया गया। अगला प्रश्न, अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी कलात्मक खोज के लिए चीन और जापान की ओर रुख क्यों किए? पश्चिम कला की ऐतिहासिक उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए, या भारतीय कला में यूरोपीय तकनीकों का परिचय देने के लिए, या अंतर सांस्कृतिक परियोजनाओं के पश्चिम कलाकारों के साथ सहयोग करने के लिए, या पश्चिम प्रभाव से स्वतंत्र अखिल एशियाई सौंदर्य बोध को बढ़ावा देने के लिए। 87 का बताइए। तो इन्होंने क्यों रुख किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापान की ओर? कि पश्चिमी प्रभाव से स्वतंत्र अखिल एशियाई सौंदर्य बोध को बढ़ावा देने के लिए। पश्चिमी प्रभाव से स्वतंत्र, हटकर उससे। ठीक, आगे चलिए। जल रंग की वास तकनीक प्रचार किस प्रदेश में है? मुंबई, दिल्ली, राजस्थान या बंगाल में है? कहाँ है? बंगाल में। ये तो अच्छा। भारतीय चित्रकला का कालक्रम बताना है। एक क्रम देखिए पहले, तब इसमें बताइए। कंपनी पहाड़ी, राजस्थानी, जैन मिनिएचर। 89 कौन है बताइए? 89 का आंसर करिए। तो पहले हो जाएगा राजस्थानी, फिर कंपनी स्कूल, फिर पहाड़ी हो जाएगा, फिर जैन मिनिएचर हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? CABD, डी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक। संबद्धता का सिद्धांत, संबद्धता का सिद्धांत संबंधित किससे है? प्रवाह से, प्रभाविता से, प्रमाण से, संतुलन से। किससे है? संबद्धता का सिद्धांत प्रमाण से है। किससे है? प्रमाण से है। संबद्धता का सिद्धांत किससे है? प्रमाण से है। अगला प्रश्न, विष्णु धर्मेतर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? 3, 1, 2, 4। विष्णु धर्मेतर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? 4 भेद बताए गए हैं। चारों भेदों का नाम बताइए। इत्मीनान से बताना है सबको। आप अपना आकलन करिए ना, कितना है तैयार। अगला प्रश्न, चित्रसूत्र के 9 अध्यायों में से नहीं है? क्षय वृद्धि, रंग व्यतिकर, प्रमाण वर्णन, तुल्य भेद। कौन सा नहीं है चित्रसूत्र के 9 अध्याय में? 92। क्षय वृद्धि तो चित्रसूत्र में है, रंग व्यतिकर भी है, प्रमाण वर्णन भी है, लेकिन ये तुल्य भेद नहीं है। जो नहीं है वही आंसर ये पूछना चाहता है। यशोधर पंडित की कामसूत्र पर की गई टीका का नाम क्या है? यार जय मंगला लगाओ, आगे बढ़ो फटाक से। ऐसे प्रश्न तो। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भाव हैं? 22, 33, 44, 55। 94 पर जाइए। कितना है? 33 संचारी भाव है। तो 49 क्या है? 49 क्या है? टोटल 49 क्या है जो? चलिए अगला 95। भारतीय मूर्तिकला नागरिक प्रचारणी सभा काशी के लेखक कौन है? कल्याण कृष्ण किशन है, आनंद कृष्ण है, कंवल कृष्ण है, या राय कृष्णदास हैं? 95 राय कृष्णदास हैं। नागरिक प्रचारणी सभा काशी का लेखक कौन है? भारतीय मूर्तिकला के लेखक कौन है? राय कृष्णदास। कालीबंगा का क्या अर्थ है? कालीबंगा का क्या अर्थ है?
काली वास्केट, काली चूड़ी, काली बंगा, काली बाग या काली छीटे? काली चूड़ी है, काली बंगा का अर्थ काली चूड़ी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है, तो पहले देख लो विशेषता कौन सी है। फिर अगर विशेषता याद है तो जो नहीं है वो आप पकड़ लेंगे। नगर योजना व व्यापार थी, कृषि और जानवरों को पालतू बनाना हो गया था, शिल्प दस्तकारी और मृत भांड पर चित्रकारी हो गया था, भित्त पेंटिंग वाले मकबरे, ये मित्रों नहीं था। जो नहीं था यही पूछ रहा है, विशेषता नहीं है। देख लीजिए सभी शैली की विशेषताएं जरूर पूछ रहा है सभी विषय से। चित्र में दर्शाई गई मुद्रा पर कौन सी लिपि अंकित है? देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर बताइए कि लिपि कौन सी है। अब यहाँ पीछे दिया है नीचे, चीनी लिपि है, हायरोग्लिफिक लिपि है, या देवनागरी लिपि है, क्यूनिफॉर्म लिपि है? कौन सी लिपि है? 98 का आंसर बताइए, कौन सी लिपि है? ये हायरोग्लिफिक लिपि है। अगला प्रश्न, पुरातात्विक स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में है यार, बार बार आप लोग बताना पड़ता है, भूल जाते हो क्या? साल ओढ़े वह छोटी दाढ़ी लिए योगी से संबंधित है? रोपड़, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा? छोटी दाढ़ी लिए योगी कौन है? अब रोपड़ तो है नहीं, लोथल है नहीं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा बताइए। 100 क्या है? छोटी दाढ़ी बड़ा नाम, मोहनजोदड़ो उसका काम। कहाँ? छोटी दाढ़ी बड़ा नाम, मोहनजोदड़ो। आगे चलो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं में सर्वाधिक रोमांचक नर्तक की मूर्ति है, वह किस पदार्थ से बनी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं में सर्वाधिक रोमांचक नर्तकी की मूर्ति कौन सी है? वह किस पदार्थ से बनी है? आप लोगों को अयोध्या राम मंदिर के बारे में बता चुके हैं कि नहीं? वो भी टॉपिक इसी ऐसे विषय में चलते हुए बताएंगे। राम मंदिर और संसद, जो नया संसद भवन बना, उस पर भी हम बताएंगे आप लोगों को। तो जो अभी तक लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो, आप लोगों से अनुरोध है लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोगों को क्लास लगता है अच्छा है, मेहनत करते हैं हम आपके लिए, आपके साथ, तो उस चैनल को शेयर ऐसे मित्रों को करिए जो कला से परीक्षा दे रहे हैं या जो कला से तैयारी शुरू किए हैं। ऐसे लोगों को जरूर आप लोग करिए, आप लोगों से अनुरोध करते हैं। बताइए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं में सर्वाधिक रोमांचक नर्तक की मूर्ति है, वह किस पदार्थ की है? सेल, खड़ी, मिट्टी, कांसा, तांबा? 101 के क्या हो जाएगा? कांसा। आगे चलो, सिंधु घाटी से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति को बनाने की प्रक्रिया क्या थी? डोकरा कास्टिंग नहीं थी, बलुआ कास्टिंग नहीं थी, नक्काशी नहीं थी, क्या थी? लास्ट बैक्स कास्टिंग थी। ऐसे करो ना, जो नहीं था उसको बोलते चलो। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम बता दीजिए। मुर्दे का टीला, पेड़ का टीला, जानवरों का टीला, जीवितों का टीला? 103 क्या हो जाएगा? मुर्दों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खुदाई कहाँ से प्रारंभ हुई? रोपड़, हड़प्पा, धौलावीरा, इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी प्रश्न है, हड़प्पा से शुरू हुई। किसी भी पदार्थ का चित्रभूमि पर प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। संतुलन, चित्रांकन, रूपरेखा क्या कहलाता है? 105 किसी भी पदार्थ का चित्रभूमि पर प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण क्या कहलाता है? रूप कहलाता है। अगला प्रश्न, एक चित्र में क्षितिजीय रेखा क्या दर्शाती है? व्याकुलता, शांति, गति, अस्थिरता? एक चित्र में क्षितिजीय रेखा क्या दर्शाती है? 106 पाइए, क्या दर्शाती है? शांति दर्शाती है। क्या दर्शाती है? शांति दर्शाती है। अच्छा, जरा मैं एक चित्र बना रहा हूं, बताइए इसको कौन सी रेखा कहते हैं? ये देखिए, ऐसे ऐसे, ठीक। और इसको कौन सी रेखा कहते हैं? इसको कौन सी रेखा कहते हैं? इसको ए जा रहा है, बीच में एक रेखा ए जा रहा है। चारों का नाम बताइए, चलिए सभी लोग बताइए।
आप लोगों को एक टेस्ट है, इसको कौन सी रेखा कहते हैं, इसको कौन सी रेखा कहते हैं, ये जो केवल एक पाई कर दिया हूं इसको कौन सी रेखा कहते हैं, और इसको कौन सी रेखा कहते हैं। ना हो सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप लोग देखिए कौन सी रेखा है। ठीक, स्क्रीनशॉट लोग सभी लोग लीजिए, ये समझ लीजिए आप लोगों का टेस्ट है, यहां से प्रश्न आ ही जाते हैं। ठीक, आएगा 105 का आंसर बताइए सभी लोग। रूप हो जाए, क्या हो जाएगा, रूप हो जाएगा। बताया था कि नहीं बताया, चलो फिर से बता दिए। कौन सा आप लोगों को पैसा देना है, मुझे लेना है। एक चित्र में क्षैतिजीय रेखा क्या कहलाता है, क्या दर्शाता है। व्याकुलता, शांति, गति, अस्थिरता। 106 क्या दर्शाता है, शांति दर्शाता है। वह रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती उन्हें क्या कहते हैं। वह रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। आवृत रेखाएं, संधि रेखाएं, ए और बी दोनों, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। 107 आवृत रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, आवृत रेखाएं कहलाती हैं। 108 पाइए। रंग जो मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं। रासायनिक रंग, खनिज रंग, प्राकृतिक रंग, प्राथमिक रंग। 108 पे आइए। 108 का आंसर करिए, क्या कहलाती है, खनिज रंग कहलाता है। निम्न में से प्रगामी या अग्रगामी रंग कौन सा है। सफेद, लाल, आसमानी, हरा में लाल अग्रगामी रंग है। निम्न से कौन से रंगत अग्रगामी है। यार गलत तो नहीं बताया। प्रगामी, प्रगामी, अग्रगामी। 109 क्या हो जाएगा, सही तो है। निम्न से कौन सा रंग अग्रगामी है। प्रगामी पूछा पर यहाँ अग्रगामी पूछ रहा है, मतलब अर्थ वही। 110 क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, इसका भी आंसर वही हो जाएगा। वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है। सूर्य से, दृष्टि से, प्रकाश परिवर्तन से। 111 प्रकाश से। वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से होती है। रंगों का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, इसमें नीला रंग किसका द्योतक है। उत्तेजना, शांति, प्रसन्नता, कोमलता। नीला रंग किसका द्योतक है। 112 बताइए। शांति का द्योतक है, किसका, शांति का द्योतक है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग शीतल रंग है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग शीतल रंग है, बताना है। नीला, लाल, नारंगी, पीला में नीला जो है शीतल रंग है। चलिए आगे। निम्नलिखित में किस रंग का तान सबसे गहरा होता है। सफेद, नारंगी, पीला, नीला, किसका तान सबसे गहरा होता है। 114 का बताइए। नीले रंग का तान सबसे गहरा होता है। प्राथमिक रंगत के लिए कौन सा विकल्प सही है। सफेद, काला, लाल, पीला, लाल, नीला, लाल, पीला, हरा, पीला, नीला, हरा। 115 पे आइए। क्या क्या हो जाएगा, पीला, लाल, नीला। चित्रकला क्या है। अगला प्रश्न, चित्रकला क्या है। दृश्य कला है, प्रतिकृत कला है, छवि चित्र है, इनमें से कोई नहीं। चित्रकला क्या है। 116 बहुत ही इजी प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। क्या है, दृश्य कला है। शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है। कुलकर्णी का, भट्टाचार्य जी का, वर्मा जी का, कृष्णा खन्ना का। किसका है, राजा रवि वर्मा का है। 117 किसका है, शकुंतला चित्र राजा रवि वर्मा का है। राजा रवि वर्मा ने अपने किस माध्यम से आम आदमी तक अपने चित्रकारी को पहुंचाया। रंगीन शिला मुद्रा, छापा चित्र, फोटोग्राफ्स या चित्रकला की प्रतिलिपियां। 118 क्या हो जाएगा, रंगीन शिला मुद्रा। क्या हो जाएगा, रंगीन शिला मुद्रा हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन कंपनी स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार है। यशोधर, रामलाल, ईश्वरी प्रसाद, हसन रजा। 119 का क्या हो जाएगा, ईश्वरी प्रसाद हो जाएगा, अभी मैं बताया भी था। अगला क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की किस स्थान में स्टेटाइट में एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की प्रतिमा मिली। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। 120
मोहनजोदड़ो, दाढ़ी, एक दाढ़ी वाला ना अभी आया था, वहां भी मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सन 1921 में किसने हड़प्पा टीले खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया? सभी लोगों को इसका जो है पूरा नाम लिख के बताना, मैं इंतजार कर रहा हूं। सभी लोग नाम लिखिए, इसका आंसर का पूरा ABCD ने पूरा नाम लिखिए। खुदाई का कार्य किसने प्रारंभ कराया था हड़प्पा टीले का? 121। सभी लोग आंसर करिए इसका। दयाराम साहनी ने, वेरी गुड। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्राय कौन सा रूपांकन दृष्टव्य है? दृश्यतव्य। बैल, मृग, मगरमच्छ, हाथी। 122 पाइए, बैल है। अगला, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? टेराकोटा आकृतियों की, मोहरों की, खिलौनों की, धातु की मूर्तियों की। 123 मोहरों की खोज की गई थी। आगे चलिए। सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायत से प्रयोग में लाई जा गई? अष्ट धातु, जस्ता, मिश्रित स्वर्ण, तांबा। 124 का क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। इसके बाद मित्रों एक क्वेश्चन और बता। इसके बाद आज हम लोग कला के क्षेत्र में नदियों से संबंधित प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, आप लोगों को पर डे एक इस क्लास के साथ बेसिक आपकी गलती कहाँ नहीं होनी चाहिए, अगर गलती हो जाता सिलेक्शन से आप कोसों दूर हो जाते हैं। लिहाजा डेली क्लास में एक जो है टॉपिक लेकर हम चल रहे हैं, जिसमें हम आपको पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं कि यहाँ से अगर प्रश्न आवे तो गलत नहीं होना चाहिए। आज का विषय क्या है? कला के क्षेत्र में नदियां। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें निर्मित हैं, बताइए। 125 का स्टेराइड या स्टेटाइड जो लिख के आ जावे। तो आइए हम लोग देखें आज कला के क्षेत्र में प्रमुख नदियां। ठीक, 1-2 सेकंड हमको टाइम दीजिए। शुरू से इजी टू थोड़ा टफ लेकर चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, बताइए किस नदी के किनारे है? सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता बताइए। दूसरा है मिस्र की सभ्यता। दूसरा कौन सी है? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे है? सभ्यता किस नदी के किनारे है? ठीक, तीसरा बताइए मिर्जापुर किस नदी, मेसोपोटामिया पहले बता दीजिए। मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे है? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। ये तीनों आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। है तो सभी महत्वपूर्ण, बताइए आंसर बता करिए सभी लोग। सिंधु घाटी सिंधु नदी, कहाँ? सिंधु घाटी सिंधु नदी, नदी आप लोग लिख लीजिए। मिस्र सभ्यता नील नदी, मिस्र की सभ्यता नील नदी। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात, दजला फरात नदी, दजला और फरात। ठीक, आगे चलिए। लिखुनिया ना, मिर्जापुर बताइए किस नदी के किनारे स्थित है? और लिखुनिया, मिर्जापुर और लिखुनिया बताना है। मिर्जापुर और लिखुनिया, मिर्जापुर लिखुनिया किस नदी किनारे स्थित है? मिर्जापुर लिखुनिया किस नदी किनारे स्थित है? मिर्जापुर इधर हो गया, बताना है लिखुनिया किस नदी किनारे स्थित है। दूसरा क्या है? लिखुनिया किस नदी किनारे स्थित है? दोनों का आंसर बताइए फटाफट सब लोग। तीसरा बताना है भीमबेटका किस नदी किनारे स्थित है? भीमबेटका, मिर्जापुर, हाँ बोलिए, बताइए सब लोग। मिर्जापुर सोन नदी, किस नदी? सोन नदी। चलिए सोन नदी हो गया।
और ये किस नदी का है लिखुनिया? गरई नदी के किनारे। वेरी गुड, गरई नदी के किनारे, गरई नदी के किनारे। भीमबेटका, अब ये है बझाता, यही है भीमबेटका। आप लिख याद करके गए बेतवा, तो लिख के आ जाता है बेत्रावदी नदी विकल्प में। बेतवा आएगा ही नहीं तब कभी कभी। अब बेतवा बेत्रावदी नहीं आया तो नर्मदा भी दे देता है परीक्षा में। अब ये तीनों नहीं दिया तो वरना आ जाएगा। ये तीनों आपको याद करके चलना है। कौन सा? बेतवा, बेत्रावदी और नर्मदा वरना। 1 2 3 4 4 आ जाता है इसमें। पहले लिखिए बेतवा या बेतवा या बेत्रावदी, दोनों आपको याद रहेगा। एक साथ कर लीजिए, बेत्रावदी, बेत्रावती, जो भी आ जाएगा ठीक। और क्या आता है? नर्मदा और वरना। अगर ये दोनों विकल्प नहीं रहा तो नर्मदा लिख के आ जाता है। नर्मदा भी अगर विकल्प नहीं रहा तो वरना नदी आ जाता है लिख के विकल्प में। तो इसको चारों को आपको याद कर रखना है। फिर से बोलिए मेरे साथ, भीमबेटका किस नदी किनारे स्थित है? बेतवा, बेत्रावदी या नर्मदा वरना नदी के किनारे स्थित है। भीमबेटका कहाँ स्थित है? बेतवा, बेत्रावदी नदी या नर्मदा वरना नदी के किनारे स्थित है। सिंघनपुर और पंचमढ़ी बताइए। सिंघनपुर, पंचमढ़ी। अरे यार यही आ जाता है। सिंघनपुर, पंचमढ़ी बताना है। जिसको आ रहा है बताइए। सिंघनपुर, पंचमढ़ी। सिंघनपुर किस नदी किनारे स्थित है? दूसरा पंचमढ़ी, दूसरा पंचमढ़ी बताना है। चलिए आंसर करिए सभी लोग। सिंघनपुर माठ नदी के किनारे है मित्रों। माठ नदी किस नदी किनारे है? सिंघनपुर बराबर माठ नदी, सिंघनपुर बराबर माठ नदी, सिंघनपुर बराबर माठ नदी। पंचमढ़ी यहाँ कंफ्यूज करता है। कभी कभी तो तवा नदी लिख के आएगा और कभी कभी नर्मदा आ जाएगा ऑप्शन में। तो आप लोगों को दोनों याद रखना है, तवा नदी या नर्मदा नदी। तवा नदी या नर्मदा, विकल्प में तवा नहीं तो नर्मदा रहेगा और नर्मदा नहीं तो तवा रहेगा। तो दोनों याद करना है, मिस्टेक आपको नहीं करना है। ऐसी गलती, ऐसे ही प्रश्न आपको पूछेगा जो बचा देगा, जो गलत करा देगा, और आपका सिलेक्शन जान ही रहे हो कि फिर क्या होगा। तो सिंघनपुर माठ नदी, पंचमढ़ी, फिर तो दोहराइए, तवा नदी और नर्मदा नदी किनारे स्थित है। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तवा नदी या नर्मदा नदी किनारे स्थित है। होशंगाबाद और हड़प्पा बताइए। होशंगाबाद, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? होशंगाबाद और हड़प्पा, होशंगाबाद और हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? होशंगाबाद और हड़प्पा, होशंगाबाद, होशंगाबाद और हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? यहाँ दूसरा हो जाएगा हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। होशंगाबाद नर्मदा नदी किनारे स्थित है। किसके? नर्मदा नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। किसके? रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। आगे चलें। मोहनजोदड़ो और महाबोधि मंदिर, मोहनजोदड़ो महाबोधि मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो एक नाम जैसे मिल रहा है, मोहनजोदड़ो महाबोधि मंदिर, मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो और महाबोधि मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर किस नदी किनारे स्थित है बताना है। महाबोधि मंदिर बताइए सभी लोग फटाफट। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। चलिए सिंधु हो गया भैया इनका। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो महाबोधि मंदिर कहाँ है? निरंजना नदी किनारे स्थित है। कहाँ? निरंजना। महाबोधि मंदिर कहाँ है?
निरंजना नदी के किनारे स्थित है। महाबोधि मंदिर कहाँ है? निरंजना नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी, महाबोधि मंदिर निरंजना नदी। आगे चलें। बताइए क्वेश्चन क्लास कैसा लग रहा है? एक बार सभी लोग लिख के भेजिए, जैसा भी लग रहा हो लिखिए। अच्छा, बैड, गुड, जो भी लिखना हो, गुड, बेटर, बेस्ट, कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जो आपको लग रहा है। हाँ, यह क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, जो एक टॉपिक हम लेकर डेली चलते हैं। प्रैक्टिस सेट तो आप बहुत सारी जगह आप लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट न भूले, आप रिवीजन होता रहे ना। अब आइए आपको बताना है कि सांची स्तूप और हम्पी किस नदी किनारे स्थित है? सांची स्तूप और हम्पी किस नदी किनारे स्थित है? ओह, ये कहाँ हो गया यार? सांची स्तूप और हम्पी किस नदी किनारे स्थित है? लिखिए लिखिए, सब लोग आंसर करिए। सांची और हम्पी, सांची स्तूप और हम्पी, सांची स्तूप और हम्पी किस नदी किनारे स्थित है? नीचे हम्पी लिख दे रहे हैं, बताइए सभी लोग, हम्पी किस नदी किनारे स्थित है? सांची स्तूप बेतवा नदी किनारे स्थित। कहाँ है? बेतवा नदी किनारे स्थित है। कौन सी? बेतवा नदी। ठीक। और हम्पी कहाँ है? तुंगभद्रा नदी। हम्पी कहाँ है? तुंगभद्रा नदी। हम्पी कहाँ है? तुंगभद्रा नदी। हम्पी कहाँ है? किस नदी किनारे है? तुंगभद्रा नदी किनारे है। चलिए, कालीबंगा चन्हू दड़ो बताना है। अगला, कालीबंगा चन्हू दड़ो। सब लोग बताइए क्लास कैसा है? ये जो एक टॉपिक हम लोग अलग से लेकर चलते हैं। कालीबंगा और चन्हू दड़ो बताना है किस नदी किनारे स्थित है? कालीबंगा, कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है? कालीबंगा होना चाहिए। और चन्हू दड़ो किस नदी किनारे स्थित है? चन्हू दड़ो। और एक साथ ले रहे हैं, बनवाली किस नदी किनारे स्थित है? बनावली, बनवाली, बनावली, जो भी पढ़ लो लिख लो वही है। बनवाली बताना है। कालीबंगा कहाँ है? घग्घर नदी किनारे। कालीबंगा कहाँ है? घग्घर नदी के किनारे, घग्गा होना है, घग्घर नदी के किनारे। चन्हू दड़ो सिंधु नदी के किनारे, चन्हू दड़ो सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे, कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ओह, बनावली, बनावली सरस्वती नदी किनारे स्थित है। बनावली सरस्वती नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे स्थित है। चन्हू दड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। चन्हू दड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। बनावली सरस्वती नदी किनारे स्थित है। बनावली सरस्वती नदी किनारे स्थित है। राखी गढ़ी और धौला बीरा बताना है। अगला, राखी गढ़ी और धौला बीरा किस नदी किनारे स्थित है? राखी गढ़ी धौला बीरा किस नदी किनारे स्थित है? राखी गढ़ी धौला बीरा बताना है। जिसको आ रहा है कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, नहीं तो हमारे लिखने के बाद आप लोग करिए, लेकिन लिखना है आप लोगों का आंसर, पूरा याद हो जाएगा इससे। राखी गढ़ी, सब लोग लिखिए, राखी गढ़ी कहाँ है? दूसरा धौला बीरा, कौन सा? धौला बीरा, कौन सा? धौला बीरा, कौन सा? धौला बीरा। राखी गढ़ी सरस्वती नदी किनारे स्थित है। राखी गढ़ी सरस्वती नदी किनारे स्थित है। राखी गढ़ी सरस्वती नदी किनारे स्थित है। सरस्वती, राखी गढ़ी सरस्वती नदी किनारे स्थित है। धौला बीरा मनसर, अब यहीं फंसाता है, मनसर भी आ जाता है विकल्प में। अगर मनसर नहीं है तब क्या हो सकता है? मनार लिख के आता है इसमें।
धौलावीरा कहाँ स्थित है? मनसर या मनहर में। अगर ये दोनों विकल्प नहीं रहा, तीसरा भी विकल्प दे देता है, लूनी नदी। तो तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा? तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। धौलावीरा, मनसर नदी, मनहर, लूनी नदी किनारे स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? मनसर नदी, मनहर नदी या लूनी नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा कहाँ है? मनसर, मनहर, लूनी नदी किनारे है। राखीगढ़ी कहाँ है? सरस्वती नदी किनारे स्थित है। अब अगला है आपका है लोथल और मांडा। बताइए, लोथल और मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल और मांडा किस नदी किनारे स्थित है? लोथल और मांडा, बताइए। लोथल और मांडा, लोथल और मांडा किस नदी किनारे स्थित है? लोथल और मांडा किस नदी किनारे स्थित है? लोथल हो गया भगवा नदी किनारे। क्या हो गया? लोथल भगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल कहाँ है? भगवा नदी के किनारे स्थित है। मांडा किस नदी किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? चिनाब नदी किनारे स्थित है मांडा। दैमाबाद बताइए, अगर दम है तो। दम है तो सब लोग बताइए दैमाबाद, सभी लोग लिखिए। दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद किस नदी किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगर नहीं विकल्प में आया तब कहाँ स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। और दूसरा विकल्प भी आ जाता, दूसरा विकल्प बताइए। गोदावरी अगर नहीं है तो दूसरा विकल्प क्या आता है लिखकर? गोदावरी नदी आएगा, या दूसरा विकल्प क्या आ जाता है? प्रवरा नदी। क्या? प्रवरा नदी। दैमाबाद कहाँ स्थित है? गोदावरी या प्रवरा नदी किनारे स्थित है। गोदावरी कहाँ स्थित है? दैमाबाद कहाँ स्थित है? गोदावरी या प्रवरा नदी किनारे स्थित है। ठीक। अब आप बताइए अगला, सुतकांगेडोर और आलमगीरपुर। सुतकांगेडोर और आलमगीरपुर। सुतकांगेडोर और आलमगीरपुर किस नदी किनारे स्थित है? सुतकांगेडोर, कांगेडोर किस नदी किनारे स्थित है? दूसरा, आलमगीरपुर किस नदी किनारे स्थित है? आलमगीरपुर किस नदी किनारे स्थित है? आलमगीरपुर किस नदी किनारे स्थित है, बताइए। सुतकांगेडोर दास्क नदी किनारे है। कहाँ है? दास्क नदी। कहाँ है? दास्क नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे स्थित है। कहाँ? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। जो लोग एक जगह ना लिखे हों अभी तक, लिख लीजिए सब एक जगह। चलिए, अब बताइए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर और अजंता किस नदी किनारे स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? और अजंता बता दीजिए। बहुत इजी प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आप लोगों को घबराना नहीं है, समझ के देना है उत्तर। कोणार्क किस नदी किनारे स्थित है, बताइए। चंद्रभागा नदी किनारे स्थित है। कहाँ? चंद्रभागा नदी किनारे स्थित है। वेरी गुड, जिसने बताया चंद्रभागा। मैं तो देख नहीं रहा हूँ, अभी तो बाद में क्लास लगता है ना। चंद्रभागा नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? कोणार्क चंद्रभागा नदी। कोणार्क कहाँ है? चंद्रभागा नदी किनारे स्थित है। जो ना नोट किया हो एक जगह, फिर से क्लास जो है रिवीजन करके देख के नोट कर लीजिए एक जगह। कोणार्क मंदिर कहाँ है? चंद्रभागा। अजंता तो सबको पता है, बाघोर नदी के। कहाँ?
बाघोर नदी, अजंता बाघोर नदी, अजंता बाघोर नदी। आगे चलें, बस 3-4 प्रश्न और बचे हैं। नहीं, ये 2 प्रश्न बस। बादामी गुफा और सित्तनवासल गुफा बता दीजिए, आपकी छुट्टी। बादामी गुफा और सित्तनवासल गुफा। बादामी गुफा कहाँ? बादामी गुफा कहाँ है, किस नदी के किनारे? बादामी गुफा और सित्तनवासल गुफा। 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 बादामी गुफा और सित्तनवासल गुफा दोनों बता दीजिए, आपकी छुट्टी। कृष्णा नदी के किनारे स्थित। बादामी कहाँ है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी के किनारे। एक और ब्रैकेट में लिख लीजिए, पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, आप लोग भी चेक कर लीजिए। एक बार कहीं आया है कि मालप्रभा नदी भी इसको सही किया है, चेक कर लीजिएगा। मालप्रभा भी आया है एक बार ऑप्शन, और इसको सही माना है। कृष्णा नहीं था, मालप्रभा था, तो उसको सही मान लिया है। सित्तनवासल कहीं किसी परीक्षा वाला मैंने देखा था, आप लोग भी इसको कंफर्म हो लीजिएगा, तब इसको लिखिएगा कहीं। सित्तनवासल किस नदी किनारे स्थित है? कृष्णा विकल्प रहे तो पहले कृष्णा लगाना है, विकल्प में कृष्णा न रहे तब कावेरी लगाना है। ठीक, कृष्णा या कावेरी मैं लिख दे रहा हूं। तो आप लोगों को क्लास कैसे लगा मित्रों? जो अभी तक लाइक ना किया हो, आप लोगों से निवेदन अनुरोध है कि इसको लाइक कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करिए। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करिए, सहयोग करिए, आप लोग शेयर करिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। जो आपके सर्किल में कुछ नहीं तो 10-5 लोग तो एक सर्किल में होते ही हैं, तो अगर 10-10-15 लोगों के पास शेयर करेंगे तो थोड़ा सा हमारा भी जो है मन होता नहीं, थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट होता है लाइक सब्सक्राइब से। तो कैसा लगा मित्रों बताइए फिर से क्लास, क्या यह आप लोगों के लिए उपयोगी है? ओके नहीं लिखिए, आप लोग लिखिए उपयोगी है, या कह दिए उपयोगी नहीं, ये पूरा वर्ड लिखिए। अगर ये जो एमसीक्यू के साथ आपको एक प्रमुख बिंदु लेकर चलते हैं, या एक प्रमुख जो है इस टॉपिक कह सकते हैं लेकर चलते हैं, क्या आप लोगों के लिए उपयोगी है तो ये चलता रहेगा। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को, आप लोगों ने समय दिया। आइए मेरे साथ बोलिए, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ। अगले क्लास में फिर ऐसे ही टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद, पुनः नमस्कार।